हाइपरटेंशन होता है बाय डेफिनेशन persistent rise of blood pressure at or above arbitrary level of 140/90। अब ये है, इस डेफिनेशन में ये है कि दिस विल बी इन टू रीडिंग्स इन टू सेपरेट विजिट्स, टू रीडिंग इन टू सेपरेट विजिट्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी का तुमने बीपी लिया है, तो पहले विजिट में उसका आया 140/80। दूसरे जब रीडिंग लिया है वो 4 घंटे बाद लिया है, उसका है 120/80। तो दिस पेशेंट इज नॉट हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव नहीं है वो पेशेंट। या फिर पहले विजिट में नहीं आया, दूसरे विजिट में ये आया, तो भी नहीं होगा। या फिर तुमने 5-10 मिनट के इंटरवल पे लिया है, वो भी नहीं होगा। 5 to 10 मिनट्स के इंटरवल पे लिया है और दोनों आया है 140/80। तो इसके लिए एटलीस्ट टू सेपरेट विजिट्स, 1 से 2-3 घंटे ऐसे डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि ये दिस इज नॉट कंपल्सरी कि दोनों इंक्रीज हो। आइसोलेटेड आइसोलेटेड हाइपरटेंशन भी हो सकता है कि बस सिस्टोलिक का या फिर बस डायस्टोलिक का। अब इसके लिए एक लेवल तय किया गया है, जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको तय किया है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, क्या तय किया गया है कि एलिवेटेड किसको बोलेंगे, 3 स्टेजेस दिए हैं। एलिवेटेड, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। वो क्या क्या है? ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रेंज है। अब जो एलिवेटेड बोलते हैं वो होता है 120 से अगर 129 तक हो। डायस्टोलिक होगा 80 से 89 तक। वैसे ही स्टेज 1 होगा 130 से 139 तक। डीप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 89 से, सॉरी 90 से 99 तक। और जो स्टेज 2 होगा वो होगा 140 के अबव से 100 के अबव। ये होता है definition of what is elevated hypertension, what is stage 1 hypertension, what is stage 2 hypertension। अब उसके बाद आते हैं आइसोलेटेड, तो बता दिया था। एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। इसके नए 2 क्लासिफिकेशन आए। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है बेसिकली उन पेशेंट्स में जिनमें बस उनको घर पे रहे या फिर कुछ और काम कर रहे हो तो उनको हाइपरटेंशन नहीं होता। लेकिन जब ऑफिस वर्क या फिर वर्क प्लेस में उनका हाइपरटेंशन होता है, तब चेक करते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलता है। उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। और इसका ही ऑपोजिट है जिसका नाम है मार्क्स्ड हाइपरटेंशन। वो होता है कि अगर होम ऑफिस छोड़ के या वर्क प्लेस छोड़ के बाकी सारे जगह पे जैसे घर वगैरह में वहां पे बीपी इंक्रीज मिलता है, उसको बोलते हैं
मास्क्ड हाइपरटेंशन। ठीक है। अब हाइपरटेंशन होते हैं दो टाइप्स के। क्या क्या टाइप्स हैं? एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, सॉरी, एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन। ये होता है 95% ऑफ द केसेस में एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसका मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है मोस्ट कॉमन एज ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है किस एज ग्रुप में ये होता है, 25 to 50 ईयर्स ऑफ एज। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मेनली देखा गया है फैमिली हिस्ट्री के साथ, बहुत बहुत क्लोजली रिलेटेड है फैमिली हिस्ट्री के साथ, कि जिनका फैमिली हिस्ट्री है दे आर मोर टेन टू और मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाय हाइपरटेंशन। अब ये जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, इसके बेसिक कुछ पैथोफिजियोलॉजीज हैं जैसे डेवलप होता है हाइपरटेंशन। जैसे जैसे मेनली जो होता है, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवर एक्साइटमेंट, कि स्टिमुलेशन अगर ज्यादा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन ज्यादा होता है, जैसे देखा जाता है मेनली इन केसेस ऑफ स्ट्रेस में, ओबीस पेशेंट में, इस पेशेंट्स में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होता है तो वहां पे रिलीज होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये क्या करते हैं, ये दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है अल्फा रिसेप्टर और एक होता है बीटा रिसेप्टर। अल्फा वन रिसेप्टर होता है वेसल्स पे, ये बता देते हैं, अल्फा वन रिसेप्टर होता है वेसल्स पे, और बीटा रिसेप्टर जो होता है वो होता है कार्डियक मसल्स पे। अब ये दोनों, इन दोनों रिसेप्टर्स पे काम करना चालू करते हैं। अब नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज हो रहा है और अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि अगर अगर अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पे इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, देयर विल बी, बीटा रिसेप्टर पहले मान लो कि बीटा रिसेप्टर पे काम कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, तो क्या होगा कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन हार्ट रेट। उसके साथ साथ कार्डियक मसल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रहा है, उन दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट, इफ देयर इज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये पहला मैकेनिज्म है, इसको और डिटेल्स में समझेंगे, बस अभी इतना जान लो। दूसरा सिस्टम होता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, रास। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि मेनली ये होता है इन केसेस ऑफ टाइप टू डीएम, टी टू डीएम के केसेस में ये मिलता है, जहां किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, वहां पे क्या होता है, रेनिन सिक्रीट होता है, रेनिन रिलीज होने के बाद थ्रू द मैकेनिज्म आते हैं उस पे, एंजियोटेंसिन टू रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन टू रिलीज होने के वजह से देयर विल बी सोडियम रिटेंशन,
वाटर रिटेंशन। अब सोडियम वाटर रिटेंशन इंक्रीज होगा तो बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम विल इंक्रीज। बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम विल इंक्रीज। सोडियम और वाटर रिटेन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, कि हम एक्सक्रीट कर ही नहीं रहे हैं फ्लूइड को। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम विल इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी में ब्लड में भी फ्लूइड ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो देयर विल बी राइज इन ब्लड प्रेशर। तो ये हो गया दूसरा मैकेनिज्म। तो प्राइमरी जो होता है वो ये दो रीजंस की वजह से डेवलप होता है। अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या है। रिस्क फैक्टर्स हैं एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होता जाता है। इंक्रीज स्मोकिंग। इंक्रीज इन एलडीएल, मतलब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज। इंक्रीज इन सोडियम। स्ट्रेस। इंक्रीज इन इंसुलिन। ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये होते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। अब आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेस क्या क्या हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होता है